All right, hi everyone, good morning. Hi Ria, hi Pratik, good morning Chitraksh. गुड मॉर्निंग। All right, ये वाला क्वेश्चन मैंने आई थिंक लास्ट में छोड़ा था कल आप लोगों के लिए ट्राई करने के लिए, करा आप लोगों ने? Yes, Anyone sir. get a chance to go through the question and get the answer? All right, great. एक इंसान को तो आया है कम से कम। क्या है आंसर? खुश? करेक्ट। बाकी लोग भी ट्राई करो। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया है टू हेल्प यू स्टार्ट द क्वेश्चन। नहीं मैम, नहीं गार्गी, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। नहीं हृदय, नॉट करेक्ट। दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए मैंने आपके सामने। कैन यू सी क्वेश्चन में दो डेटा पॉइंट है, तो क्या आप उन दो डेटा पॉइंट्स को यूज करके दो इक्वेशंस बना सकते हो? इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। अभी देखो क्या रहेगा आगे। ऑलराइट, क्या इक्वेशन बन रही है? पहली इक्वेशन तो आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज मिक्सचर का वॉल्यूम 44.8 लीटर्स है। राइट, मतलब मिक्सचर के जो टोटल मोल्स हैं x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। ये पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से पहला इक्वेशन बना। What about the second piece of information? Second piece of information is about the mass of the mixture. Mass कैसे आता है? Moles into molecular weight करने से। तो मीथेन का मास आ जाएगा 16 into x और इथेन का मास आ जाएगा 30 into y। इन दोनों को एड अप करके 53 होना चाहिए। राइट गार्गी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल रहेंगे। अब आप इनको सॉल्व कर लोगे। आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 0.5 एंड y का वैल्यू 1.5। ठीक है, बट ये नहीं पूछा है आपसे आंसर। आपसे पूछा है कि कितने कार्बन एटम्स हैं। सो व्हेन यू सॉल्व फॉर द कार्बन एटम्स तो आपको एक एक का लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मीथेन में एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो अगर 0.5 Na मॉलिक्यूल है, लाइक हाफ मोल मतलब 0.5 Na मॉलिक्यूल, तो द कार्बन एटम्स विल बी 0.5 Na। एंड इथेन में एक मॉलिक्यूल में दो कार्बन एटम है, तो अगर 1.5 मोल या 1.5 Na मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 Na कार्बन एटम्स रहेंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस द टोटल कार्बन एटम कम्स आउट टू बी 3.5। क्लियर है यहाँ तक का? राइट, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? फटाफट लिख लो सोल्यूशन। जिसका नहीं आ पाया था। See, it's a relatively difficult question as compared to the questions जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं या जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। राइट, होमवर्क में अभी जो आपने क्वेश्चंस करे थे दे आर इजियर इन द सेंस सिंपल मास मोल रिलेशनशिप यूज करना होता है और लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वही क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कराए थे।
एंड वैसे ही क्वेश्चन आपने होमवर्क में भी अटेम्प्ट करे हैं. However, not all questions are going to be of the same nature, right? तो धीरे धीरे आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा. And this question here in front of you is an example of that itself. That यहाँ पर हुआ कैसा है, थोड़ा एक अलग अप्रोच के साथ में हमें प्रोसीड करना पड़ा. ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं जिससे आप कर सकते हो क्वेश्चन, बट इसमें वी हैड टू start with a different approach. We had to like consider how to start the question, assume variable, and then create equations. All right. ये आपको समझ में आ गया हो, तो अब हम लोग एक और नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जाते हैं. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था और उससे ये एनटीपी एसटीपी कंडीशन पर 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना रहता है वो समझा था. राइट, एज अ रिजल्ट उसको याद भी करा था. उसी में थोड़े से एक दो और एडिशनल रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसा रहेगा. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था. मोल्स को आप लिख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. यू डू सम एडजस्टमेंट, वॉल्यूम को आप राइट हैंड साइड पे लेके आओ, मॉलिक्यूलर वेट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, तो यहाँ पर ये मास अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा. एंड यू ऑल नो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो एक गैस का डेंसिटी का आपके सामने एक फॉर्मूला आ जाएगा, पीएम अपॉन आरटी. इसमें जब क्वेश्चन में यूज करना होगा तो ध्यान देने लायक बात रहेगी यूनिट्स की. यूनिट्स पे आप खास ध्यान देना. किस तरीके से यूनिट्स पे आपको ध्यान देना रहेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही से पूछवाता हूँ, आप ही मुझे बताना. इफ आई यूज प्रेशर इन द यूनिट्स ऑफ एटीएम, जस्ट गिव मी वन मिनट. हाँ, मान लो प्रेशर मैं एटीएम की यूनिट्स में लिख रहा हूँ. मॉलिक्यूलर वेट तो ग्राम पर मोल में रहता है. ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में रहता है. और गैस कांस्टेंट का वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0.0821. ऐसा वैल्यू क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रेशर एटीएम की यूनिट्स में है ना. तो जो एटीएम की यूनिट्स वाला आर का वैल्यू है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो 0.0821. और इसका यूनिट रहेगा एटीएम लीटर पर मोल केल्विन. So can you tell me what would be the units of density that would be coming if I substitute the data in the following units? Right, Gargi. बाकी जनता नहीं खुश. देखो ना, ये यूनिट्स पुट करना है तो क्या होगा, नहीं आ रहे. राइट नैन, राइट चित्राक्ष. नहीं नहीं, मीटर क्यूब पर ग्राम कैसे हो सकता है मुझे. देखो ना, यहाँ पर प्रेशर जो है वो एटीएम में है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ग्राम पर मोल में है. आर का मैं क्या लिख रहा हूँ, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन. आर का वैल्यू यहाँ पर मैंने यूनिट सब्स्टिट्यूट करा ना, और टेम्परेचर केल्विन में. तो एटीएम एटीएम कट गया, मोल मोल कट गया, केल्विन केल्विन कट गया, क्या बचा यूनिट, ग्राम पर लीटर आया ना, है कि नहीं. आप लोगों ने कभी ये एक्सरसाइज करी है पहले, लाइक हाउ टू वर्क विद यूनिट्स, और इज दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू आर सेइंग कि सर ऐसा भी होता है क्या. कुछ बच्चे शॉक में तो नहीं है ना कि ये क्या कर दिया सर, है तो बता दो. वैसे आप फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो उसमें पूरे चैप्टर में यही कराएंगे आपको,
यूनिट्स के साथ में खेलना, ठीक है. बट आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस, लाइक देयर इज नथिंग. If you have not even seen it and you have now seen it for the first time, you should be able to still grasp it. हाँ ठीक है, मतलब make sense. ठीक है, लिख लिया सबने ये? Sir, I didn't understand how the molecular weight became volume. पहले प्रवचन चलेगा, फिर उसके बाद हम मुहूर्त का वेट करेंगे, अपना कलम उठाएंगे और फिर दो शब्द लिखेंगे. ऐसे तो नहीं है ना? नो सर. ठीक है. हाँ, क्या नहीं समझ में आया नैन आपको? So how we've converted molecular weight to volume. मॉलिक्यूलर वेट करना बिकम हुआ वॉल्यूम. मैंने ये इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट करा ना. Okay, got it. Also, sir, I had to ask you that in the question which you showed us, I have done it in a मैं different लेफ्ट way. हैंड साइड लेके गया और वॉल्यूम को राइट हैंड साइड पे लेके आया. Yes, sir. अभी क्लियर है? Yes, sir. मतलब आई होप आपको ये पता है कि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d होता है, तो हम लोग a इंटू डी Yes, sir, I understood it. इंटू b लिख सकते हैं, राइट. या फिर इस d को इधर लेके चला जाऊं d अपॉन b और a को इधर नीचे लेके आ जाऊं c अपॉन a लिख सकते हैं. ये ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार देख रहे हो? No, sir. आता है ना नैन समझ में? ऑलराइट. नेक्स्ट यहाँ पर नोटिस करना, एक और टर्म है वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कैसा रहेगा? आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा जूनियर क्लासेस में. ठीक है, you would have studied that vapor density of a gas is molecular weight upon 2. I think that was the result that you would have studied. But मैं थोड़ा सा उसका elaborate definition आपको बता देता हूँ क्या होता है. Vapor density of a gas is actually density of gas at given temperature pressure condition upon density of reference gas at the same temperature pressure condition. Density का अभी अपन ने ऊपर क्या फॉर्मूला देखा? Pm upon RT, right? So it will be pressure into molecular weight of our gas upon RT divided by pressure into molecular weight of the reference gas upon RT. Since the densities are being measured at the same pressure temperature conditions, these cancel out, and what you get is vapor density is molecular weight of gas upon molecular weight of reference gas. That is actually the correct formula for vapor density. ठीक है. Now अगर आप reference gas H2 लोगे, which is what is generally assumed if nothing is mentioned, then you get the formula that vapor density is molecular weight of the gas upon 2. ठीक है, समझ में आई? लिखो इसको. Sir, in exam, can they switch their डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का, तो उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा. हाँ, पिछला वाला आप कर सकते हो ना. मैंने ऐसा यूनिट्स में आपको करना है तो आप ऐसा यूनिट्स में कर लो. ठीक है, लेट्स से इफ यू डिसाइडेड टू डू pm upon RT in SI units, तो आप क्या करोगे? What will you write pressure in the SI units? It will be Newton per meter square. पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो. मॉलिक्यूलर वेट को आपको kg पर मोल में लिखना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज दोस विल बी द SI units of molecular weight. ग्राम पर मोल नहीं, kg पर मोल. देन R को आप क्या बोलोगे? R आपका रहेगा जूल पर मोल केल्विन. ठीक है, एंड टेम्परेचर आपका केल्विन में रहेगा. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे मोल मोल कटेगा, केल्विन केल्विन कटेगा. ठीक है, राइट. अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैं ऊपर नीचे यहाँ पे मीटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ.
ये मीटर हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया, तो न्यूटन मीटर और जूल कैंसिल आउट आ गया, तो आपका डेंसिटी आ गया ना ऐसा यूनिट्स में, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, Yes, thank you. R का वैल्यू शुड बी यूज्ड एज 8.314 इन दैट केस। एनीवेज, ये वेपर डेंसिटी लिखा सबने? Sir, I had a doubt. What if they change the reference gas in the exam? ठीक है, सो ये छोटे छोटे टर्म्स है which come up in questions here and there, like direct question तो इनसे बनने का चांस कम है, you know, vapor density of a फलाना substance बता दो, like it will be like a part of a larger question, देखेंगे हम लोग कहाँ पर कैसे यूज आएगा। ठीक है, अच्छा, after understanding this definition there is one small note that I would like you to know about or share with you, that ये जो फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी का, ठीक है, ये थोड़ा अब्यूज किया हुआ फॉर्मूला है, like it has been used for solids and liquids also. I don't know why, but when you are going to do some questions in the booklet, or you do some questions in reference books, or you might have done some questions in your junior classes as well, तो आपने देखा होगा कि ये वेपर डेंसिटी like solids और liquids के लिए भी यूज कर लिया है। However, it is not defined for solids and liquids. It is defined for gases only. बट ठीक है, अब तो गड़बड़ लाइक सदियों से चलती आ रही है तो चल रही है, तो ऐसा होता है ना, कुछ प्रथाएं हैं जो सेट है, उनका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नॉनसेंस ही है, बट चल रही है तो चल रही है, तो वैसे ही बुकलेट में भी चल रही है और आपको बुक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, सो जस्ट बी मैच्योर अबाउट इट, इग्नोर एंड मूव ऑन, डोंट अननेसेसरली वेस्ट टाइम ऑन दैट डिबेटिंग एंड आर्ग्यूइंग कि अब तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये क्लियर है सबको? चलो, ये क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट, बेस्ड अपॉन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। क्वेश्चंस में आएगा ना देन, in questions you will find such data given or such data being asked, to use that accordingly. Okay, sir. Thank you. राइट, सो यहाँ पर आपको मास कैलकुलेट करना है, एक एक करके अप्रोच करोगे आप, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगेन 1G मॉलिक्यूल, ठीक है, रीड दिस एज अ सिंगल टर्म, मींस 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का आंसर आ रहा है। इज एवरीवन एबल टू गेट दिस आंसर?
हाँ सर। पहले वाले केस में कितना मास आ रहा है? हाउ मच ग्राम्स? 60। हाफ मोल मतलब कितना हो गया? 62 ग्राम्स आ गया ना ये. Yes, sir. What about this second wala? So 20 Will be grams. 20. 20 What about this grams. third one? 20 grams. 1 mole of Na2CO3. 106 grams. Correct. ये 1.5 into 44 कितना हो जाएगा? 66 grams. Right? ठीक है, फास्ट होना पड़ेगा अब आपको. आई होप जो होमवर्क आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में दिया था, बच्चे को एफबीओ के क्वेश्चंस, यू आर नाउ पिकिंग अप स्पीड इन दैट. ठीक है, सवाल नहीं हो रहा है ऐसा वाला, वो तो होना ही नहीं चाहिए. इफ टुडे यू आर नॉट एबल टू गेट दिस क्वेश्चन, देन आई थिंक यू आर नॉट पुटिंग एडिक्वेट एफर्ट. अगर आपसे ये क्वेश्चन हुआ नहीं, ठीक है, मतलब देन तो आपने रिवाइज करा नहीं है, जो पढ़ाया है, जो होमवर्क दिया है वो आपने करा नहीं है, या आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी है, बहुत भारी पड़ने वाला है. ठीक है, चेत जाओ, पुल अप योर सॉक्स. Those who have still been able to get the question but not the correct answer because they made those careless mistakes कहीं ना कहीं छोटा मोटा, ठीक है, उनके लिए the lesson is write things down. Don't be in a rush. हवा में करने से कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. बी पेशेंट, प्रॉपरली लिख के करो ताकि केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड हो. ठीक है, दोज हु वर एबल टू गेट द आंसर बट स्टिल टुक अ लॉट ऑफ टाइम, you are on a path of improvement. Make sure that you practice more so that your speed increases, because such questions ideally should not take more than a minute or two. ठीक है, चल नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन. नाउ एज सच परसेंटेज क्या होता है, कैसा होता है, ये आपको काफ़ी टाइम से आता है. मैथ्स में कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज आप लोगों ने बहुत पहले ही सीख लिया. हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने जाएंगे. नाउ नोटिस करना, जब मैं यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन को अप्लाई करूँगा, आई विल बी सेग्रीगेटिंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन in the following two ways. There will be percentage by mass, that will be one way, and the other will be percentage by moles or by number. Now what do I mean by that? एक क्विक एग्जांपल से मैं आपको एलाबोरेट कर रहा हूँ दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर CO2, राइट, एंड आई आस्क यू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, percentage of carbon in CO2 by mass, and I ask you percentage of carbon in CO2 by number, right? तो by mass आपका आंसर कुछ सिंपल इस तरीके से रहेगा, that by mass percentage of carbon is 12 upon 44 into 100%. कैसे सोचा होगा आपने ये? You would have looked at CO2, its molecular weight is 44, right? That is the overall molecule, and उसमें कार्बन का contribution 12 आ रहा है, ठीक है, by mass. So that is the percentage you calculated, contribution of carbon upon the molecular weight into 100%. By moles जब आपने देखा होगा, ठीक है, by number जब आपसे पूछा जा रहा है, तो you counted कि CO2 में number of atoms कितने हैं, right? So total number of atoms comes out to be 3, and out of that 1 is carbon atom, right? So that makes you write how the percentage of carbon by number is. ठीक है, ये डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ आपको?
What is this based upon? Yes, sir. लिख लो फटाफट with definition. यहाँ percentage by mass is contribution of the element in the molecular weight upon molecular weight. And by atoms will be number of atoms of the element in the molecule upon total number of atoms in the molecule. फटाफट लिखो इसको. So could you explain the percentage composition by moles once more? Sir, लिखा सबने? sir, All right. अब नोटिस करना, यहाँ पर मैंने नीचे ब्रैकेट में और नीचे हाईलाइट करके लिखा हुआ है यूज केसेस. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सो हम लोग ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली 4 सब हेडिंग्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. एक रहेगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है. परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है. नाउ टिपिकली जब इन कॉन्सेप्ट्स को मैं पढ़ाऊंगा और इनके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे होमवर्क में या आगे जहां पर भी आप लोग देखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है दैट क्वेश्चन में लिख के आए दैट दिस इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, बट आपको अज्यूम करना पड़ेगा दैट इट इज आस्किंग बाय मास ओनली या इट इज गिविंग दैट इंफॉर्मेशन बाय मास ओनली.
Ideally, we would want a question to be quite elaborate, quite clear in terms of what percentage it is giving or asking. Like percentage by mass पूछ रहे हैं कि percentage by moles या percentage by number पूछ रहे हैं. But the challenge is that questions generally tend to avoid that. You will notice that in the booklet or other places that we are working with. Okay, जैसे if I will give you certain sample and बोलूँगा, you know, this is a sample of say some mineral calcium, right? And उसमें हम लोग देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा that एक मिनट, just give me a minute guys. Sorry guys. So yeah, as I was saying that percentage composition का अगर किसी एलिमेंट इन कंपाउंड के बारे में पूछा जा रहा है, राइट, या कुछ परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है, राइट, कोई मिक्सचर रखा हुआ है, यू नो, सम एलिमेंट का या कपल ऑफ कंपाउंड्स टुगेदर आर मिक्स्ड, तो ये सारा जो डिस्कशन होगा ये परसेंटेज बाय मास के टर्म्स में रहेगा. इफ यू हैव questions which are giving or asking percentage composition of a gas mixture or percentage composition of isotopes, like you remember isotopes, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में. एक क्लासिक एग्जांपल होता है Cl35 और Cl37 वाला isotopes का मिक्सचर, 75% 25%, right? So that 75% 25% was not mentioned to you, but it was by mass, sorry, by moles. It was not by mass. ठीक है, हम लोग देखेंगे, हम लोग हाईलाइट करेंगे अभी ये डिस्टिंक्शंस को. ठीक है, एक एक करके इन चारों टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग. सो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखा आपने, ये यूज केसेस लिखे, एक एक करके इन यूज केसेस को हम देखते हैं आगे. सबसे पहला देखते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड. This is pretty simple. So for example, if I ask you such a simple question that determine the percentage of oxygen in this compound, ठीक है, by mass, देखना क्या आंसर आ रहा है. फॉर्मूला ऊपर अपने नोटिस कर लिया था, आई होप आपने नोट्स में लिखा हो.
राइट. सो कैसा सिंपल सा है, ये अपना फॉर्मूला था जो अपन ने ऊपर देखा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. राइट, 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहाँ पर, 6 into 16 will be their contribution in the molecular weight, and 126 was the molecular weight. Right, so you got your answer. अब fraction में छोड़ दो चलेगा, I am not asking you to solve it right now. ठीक है, एक और next question बता दो. Determine the percentage by mass of water in H2C2O4.2H2O. क्या रहेगा? Right, so contribution of water is 36 divided by molecular weight, which is 126 into 100%. Right, सबको समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन क्वेश्चंस में? पूछ लो अभी से, if you have any questions or doubts on this. ऑक्सैलिक एसिड होता है वो, मतलब आपको कंपाउंड वगैरह का नाम पता पड़ जाएगा धीरे धीरे. ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दिस टाइम अ स्लाइट ट्विस्ट. ठीक है, रेफर टू द सेम फॉर्मूला दैट वी हैड बट अ स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन.
Right Arvind, right Hriday, right Chitraksh, right Kushal, right Gargi. क्या अपना फॉर्मूला नोटिस करो ना, मतलब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है और परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया है एंड पूछा जा रहा है दैट हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। सो लाइक ठीक है, लेट दैट वैल्यू बी x, तो ये x y z है, वो कुछ और एलिमेंट्स होंगे कंपाउंड में और नाइट्रोजन के x एटम्स हैं। सो बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला यू कैन write the expression for the percentage composition of the element. ठीक है, right? Percentage of element in a compound by mass, which is given as 100 by 3%, should be contribution of element in the molecular weight. That should be 14x because we said x atoms per molecule and molecular weight 168 दिया हुआ है. इससे अब आप solve करोगे तो you should get the value of x as, right? ये वाला question भी समझ में आया सबको? Does anyone have any question, concern or doubt about this? Clear? All right. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। So for the question before the one you've given us right now, could we have also done it by like just finding out that the answer, as in we'll find out how much out of 168 will be 100 divided by 3 out of 100, and then after that we'll get the answer as 56 and then we divide it by 14. ऑलराइट, बाकी किसी को आ रहा है क्वेश्चन का आंसर? और आर यू स्ट्रगलिंग टू फाइंड क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है?
क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया नहीं है। ओ अच्छा, ओ माय बैड यार, सम पीपल आर, ओ ईयरफोन्स लगे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं है। नो, सो सॉरी गाइस। हाँ अभी आई कैन हियर यू। कोई कुछ डाउट पूछ रहा था क्या? So I was asking. हाँ सर। अरे मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे एंड वो ईयरफोन्स मतलब लाइक लैपटॉप में लगे हुए थे बट मेरे कानों में नहीं लगे हुए थे। So I was like, पता ही नहीं है कि आज मेरे को लगा बच्चे बेचारे कुछ बोल नहीं रहे, नींद में हैं अभी, धीरे धीरे जाग जाएंगे। बोलो बोलो, किसको क्या डाउट है? सर वो मेरे को वो नंबर और मोल्स में एक चीज पूछना था सर। दोनों के लिए आपने सेम फॉर्मूला दिया, बट दोनों अलग अलग चीजें होती है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब आप वॉल्यूम समझा रहे थे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ बिल्कुल। तो सर आपने सेम फॉर्मूला क्यों दिया है ऊपर मास के बगल में जो आपने लिखा था? अरे बट दोनों सेम ही मतलब चीज है ना, लाइक इन द सेंस लाइक दे both talk about count, right? So if let's say I have 1 mole banana, right, and I have 2 mole apple, and if I ask you what is the ratio of banana and apple that I have by number, so you'll be like कि ठीक है 1 mole banana मतलब na number of bananas and 2 mole banana मतलब 2 na number of apples, 2 mole apple मतलब, तो ये na cancel out हो गया ना, their number का ratio will still be what is their mole का ratio is, ओके सर। है ना? यस, थैंक यू। मास का नहीं होगा, लाइक आई कांट से दैट मास ऑफ 1 mole banana should be in the 1:2 ratio if I take the mass ratio of banana to apple, वो अलग हो सकता है ना। Okay, so eventually, whether it be moles or number, n is going to get cancelled. हाँ Okay, thank you. अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में So I had a doubt in the previous question. हाँ हाँ बोलो बोलो। So in this one, can we also solve it by finding out that out 100.3, sorry, 100.3 is out of 100. So how much will be out of 168? So we'll get the answer as 56 and then we divide it by 14. कर सकते हो। Okay, thank you. ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में ठीक है आपको एक नई चीज जो रियलाइज होगी दैट अभी तक जो मैंने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला लिखाया था, बताया था, दैट वाज बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, right? By looking at the molecular formula of the compound, you used to compute the molecular weight, right? And you used to compute that कितना वो element molecular weight में contribute कर रहा है, and used to come up with the answer of percentage, ठीक है? But there is a more fundamental percentage by mass का formula ना, like that is the most fundamental formula. Percentage by mass of a component in a mixture, ठीक है, or a compound will be actual mass of that component upon the total mass of the compound or mixture into 100%. ऐसे भी लिख सकते हो ना आप। This is like a even more fundamental version of how percentage by mass is calculated, right? For example, if I make a mixture of mercury and sodium, ठीक है, एक अमलगम बना दूं, ठीक है, या कोई अलॉय बना दूं, दो मेटल्स को मिक्स करके, आयरन और निकल को मिक्स करके एक अलॉय बना दिया, और मैं पूछूंगा परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि मास ऑफ आयरन अपॉन टोटल mass of the alloy, mass of iron plus mass of nickel into 100%, that is the percentage by mass. So that is the most fundamental way of writing about percentage by mass. तो यहाँ पे actually data mass का ही दिया है, right? The denominator is directly given to you that the total mass of the compound, the chlorophyll, is 3 grams, and the percentage is given to you. So will you be able to get the actual mass of magnesium that is there, right? You should be able to get the actual mass of magnesium. Once you get the mass of magnesium, you get the moles, you divide by the atomic weight to get the moles, and then you multiply it by Na to get the atoms. यहाँ तक का पार्ट समझ में आया?
Is this clear? हाँ हाँ, आप लोग यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसा नैन ने भी बताया था. Sir, I had a doubt in vapor density. You said that generally we take molecular weight of hydrogen as reference gas. हाँ So what if in exam they change the reference gas? हाँ, तो आप उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट नीचे लोगे. इनफैक्ट बुकलेट में है एक क्वेश्चन जिसमें रेफरेंस गैस ऑक्सीजन लिया है, तो व्हाट विल यू देन टेक इन द डिनोमिनेटर? Molecular weight of oxygen is 16. नहीं नहीं, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 के फॉर्म में रहता है ना, तो अपॉन 32 करना पड़ेगा. Okay, sir, got it. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? इज दिस क्वेश्चन क्लियर विद एवरीवन? Sir, what will be the correct answer for this? करेक्ट आंसर आई थिंक ए ऑप्शन आ रहा है. Yes, sir, I got A. So, ठीक है, क्लियर है सबको कैसे करना है? थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं. चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्या रहेगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर? so for the previous one, I'm getting 2 into 10 to the power 22 as the answer. 2 into the 10 की पावर व्हाट 22? Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, कहीं पे आपने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा. यही आंसर करेक्ट है, ए ऑप्शन ही आ रहा है. देखो रियलाइज करो कहाँ पे केयरलेस मिस्टेक हुई है, डबल चेक करो. हाँ, राइट गार्गी, राइट हृदय, राइट ध्रुव, राइट आर्यन. हाँ करेक्ट है मीत.
Yes, sir, I got my mistake. ठीक है, तो इसको अब कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे नोटिस करना। Right, we can again start by saying that let the compound be some XYZ OX। ठीक है, we don't know about other elements उसमें, लेकिन certainly ऑक्सीजन तो है ही सही, और उसके से X एटम्स है। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो कंट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूलर वेट इज 16x and molecular weight comes out to be, based upon this information, 500x। ठीक है, 3.2% दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो अब x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। एक एटम तो होगा ना ऑक्सीजन का एटलीस्ट, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का आंसर हो जाएगा आपका 500 या 500 AMU। ठीक है, समझ में आई? Yes, sir. ऑल राइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन देखो। आया कुछ आंसर? Yes, sir. नहीं गार्गी, बट क्लोज इनफ।
हाँ अभी ठीक है. राइट दिव्या, राइट अश्लेषा, राइट मीत, राइट गार्गी. नहीं दर्शन, नहीं आर्यन. Correct. 10 is the correct answer. So यहाँ पर one basic thing that you understand is that the loss of weight is because of loss of water, like heating करने पर that is what is causing the loss of weight. So ये जो 56% है वो water का ही composition दिया हुआ है. Right now based upon the formula you apply the data that what would be the percentage mass of H2O in this compound, contribution of water in the molecular weight upon molecular weight, and then you solve for X, you get roughly around 10 as the answer. Sir, I found the mass of Na2SO4 first in the compound. ठीक है फिर. So since loss of weight is 56%, which is water, so the weight of Na2SO4 in the compound will be 44%. So 44 upon 100 into X into the molecular weight equals to 142. So I got the molecular weight around 322. So 56 upon 100 into 322 will be equal to the molecular weight of the water in the compound. So it comes around 180. So 180 by 18 will be 10. So X equals 10. Okay. Actually, I lost you somewhere in the middle. But आपने जब डिनोमिनेटर में Na2SO4 का मास लिया तो फिर वाटर का मास भी तो इंक्लूड करना चाहिए था ना. No, sir, I'm telling that since 56% is lost as water, so बाकी का तो Na2SO4 का ही mass रहेगा. So the mass of Na2SO4 will be 44 upon 100. Oh, sorry, 142 into 100 by 44, which comes nearly 322. So this I get the molecular weight of the compound, and 56% of the molecular हाँ weight is lost as water. ठीक है चलेगा, वैसे भी चलेगा. इट्स ओके. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है बाकी लोगों को भी कैसे करना था. ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझ में आ रहा है. सर एक क्रिस्टल का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता ना अपॉन हीटिंग भी. तो लाइक इफ वी नो कि Na2SO4 10H2 होता है पहले से, तो फिर हाँ. मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना. नहीं बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 10H2 ही रहे. लाइक देयर कैन बी चेंजेस आल्सो. ओके सर. ठीक है.
चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. राइट, आई होप CO कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, बिकॉज बाय मास बोला गया है. इट इज नॉट मेंशन कि ये बाय मोल्स है या बाय नंबर है. बाय नंबर होता तो आप CO बोल सकते थे, बट दैट इज नॉट व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर. Correct. C4O3. That could be a possible molecular formula. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे देखेंगे. सो इफ यू let the formula be some say CXOY. ठीक है, and then you apply the formula that percentage of carbon is 50%, right? And use that formula that contribution of carbon in the molecular weight कितना हो जाएगा 12x, and molecular weight कितना हो जाएगा 12x plus 16y, right? So यहाँ से you will get that x upon y is 4/3. You might think that by using percentage of oxygen you get another equation. ठीक है, percentage of oxygen भी 50% है. That will be 16y. That is the contribution of oxygen in the molecular weight upon molecular weight, which is 12x plus 16y into 100%. तो यहाँ से ये x upon y हो जाएगा, वो भी वापस से 4/3 आएगा. सो एक नया इक्वेशन नहीं बनेगा आपके सामने, एक्चुअली same old equation like came. So you'll not be able to get a unique value of x or unique value of y. ठीक है, but you will get a ratio of x and y. So that means the molecular formula could be C4O3, C8O6, C12O9 and so on and so forth. ठीक है,
So what is the learning from this question? The learning is, इसके पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देता था, ठीक है, इफ आई गिव यू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो. बट अब मैंने अगर आपको उल्टा दिया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया, एंड मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो the answer is you will not be able to narrow down on a unique formula. Like you can determine the possible molecular formulae that are going to satisfy that percentage composition, and simplest among them, ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल मैंने आपके सामने लिखे, the simplest among them is called as empirical formula. Sir, in this question, can we use the HCF method? हाँ, मतलब हम लोग वैसा करेंगे, एक टेबल बेस्ड मेथड भी मैं आपको दिखाऊंगा, in case there are more than 2 No, sir, elements. I'm telling that if we find the highest common factor of 12 and 16, we get 48 since the mass is the same. So 48 by divided by mass of oxygen will be 48 by 16, which is 3, and C will be 48 by 12, which is 4. So I get the formula as C4O3. और सेम तरीका ही है, मतलब different ways of looking at the same thing. so हाँ, बोलो बोलो. couldn't we just say 12x is equal to 16y हाँ, and just that will give us the answer ऐसे. बिल्कुल, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने के लिए बताया है, इज द फैक्ट दैट परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको दिया जाएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, you will be able to determine possible molecular formulae, ठीक है. एंड देन उसमें जो सिंपलेस्ट होता है उसको हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं. अब अगर आपको एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे नैरो डाउन करना है, तो आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और चाहिए रहेगी. सो लेट्स से मैंने यहाँ पर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी, से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 288. So now can you tell me what the molecular formula should be? Correct. So यहाँ पर you will say that the empirical formula was C4O3, right? C4O3 मतलब the general molecular formula can be that or a multiple of it. है कि नहीं? Yes, sir. Now, based upon that understanding, n का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, and hence the molecular formula comes out to be C12O9. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है. Now this was a very simple question in the sense जो डेटा था वो काफी अच्छा था, आपको दे दिया बराबर
परसेंटेज कार्बन एंड ऑक्सीजन का. Now, sometimes the data might not be that good. For example, let's say ये वाला question है. So would you like to take an attempt? फिर हम discuss करते हैं. All right. So when you looked at this data, multiple ways you could have tried this question. And one way, like the one which I did in the previous question, would be something in this way, that let the compound be CXHYOZ. ठीक है, एंड XYZ मुझे फिगर आउट करना है, और जो डेटा है उससे मैं ये XYZ की इक्वेशंस बना दूंगा. तो पहला डेटा जो रहेगा वो मैं वेपर डेंसिटी, यानी कि इससे मॉलिक्यूलर वेट 83 इंटू 2 आ जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 12x प्लस वाई प्लस 16z. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. देन परसेंटेज ऑफ कार्बन, I will also use that percentage of carbon. I will write based upon the formula contribution in the molecular weight, that is 12x,
upon molecular weight into 100%, right? 12x upon 166 into 100%, that is given as 57.2 or 57.82%. So that will be my second equation. And then the third equation will be from the percentage of hydrogen, contribution of hydrogen in the molecular weight upon molecular weight, and that is given as 3.6%. So I have three equations and I would want to solve for x, y, and z based on these three equations. Okay. So that is one method, fundamental method of how we did the previous question. Okay. That's why I chose to do the previous question in this fundamental way. Okay. Of course, there were easier ways. जैसे like आपने point out करा था कि सर 16x is equal to 12y कर देंगे तो ज़्यादा easily answer आ जाएगा. Of course आ जाएगा. But that just worked in that question. What I rely on are more fundamental ways, something which is more robust, something which can be replicated across questions, even if the data changes, even if the complexity of the question increases, but that approach still works for me. That should be your focus. Your focus should not be on what is the fastest way. Okay, that fastest way will come with maturity, with time aata hai. You shouldn't try to come up with what should be the fastest way right ahead. Abhi se bata do humko. Okay, in that you lose out on these fundamental ways or approach how to get the question done, even if some complexities or some changes happen. Apart from this, there is this table based method. ठीक है, अभी इतना आसान नहीं है ये. यहाँ पर मैंने बोल दिया 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बट जब आप इनको सॉल्व करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, बोलने के लिए मैंने आसानी से बोल दिया कि हाँ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं. मैं तो सॉल्विंग करने की मेहनत कर नहीं रहा हूँ आप लोगों के साथ में, बट इफ आई वाज टू डू दैट इट वुड हैव टेकन अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ टाइम. सो इसके लिए कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए एक टेबल बेस्ड मेथड भी क्रिएट किया जाता है. दिस इज समथिंग व्हिच मेनी ऑफ यू माइट हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड. दे माइट हैव स्टडीड दिस टेबल बेस्ड मेथड, जिसमें कैलकुलेशंस थोड़ा स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते हैं, तो उससे आपको रिलेटिवली आसान लगने लगता है. क्या होता है ये टेबल बेस्ड मेथड? आप जो भी एलिमेंट्स हैं उनको नोट डाउन करो, उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन नोट डाउन करो और उनका एटॉमिक मास नोट डाउन करो साथ में. ठीक है, अब इस टेबल को आप एक्सटेंड करना शुरू करोगे. आप यहाँ पर एक और कॉलम बनाओगे. उस कॉलम में क्या करोगे? यू डिवाइड द परसेंटेज बाय मास बाय एटॉमिक वेट फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट. सो यू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, यू डिवाइडेड देयर परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय देयर एटॉमिक मास. ठीक है, दिस इज एज गुड एज सेइंग that let the compound be 100 gram. So if the compound is 100 grams, then carbon is 57.82 grams. And then you divide it by atomic weight, you get the moles of carbon. Okay. Similarly, hydrogen will be 3.6 gram. You divide by the atomic weight of hydrogen, you get the moles of hydrogen. You calculate the mass of oxygen, that will be 38.58 grams. क्योंकि मैंने total 100 grams बोला है. So you divide that by its atomic weight to get the moles of oxygen. So what you are getting is the relative number of moles. Okay. Now what you would want to do is, in the next column, in the next step, is that bring them to the simple ratio. Like what will you do is you divide each of these values by the lowest among them. Okay, so amongst these three values, the lowest is 2.4. So you divide each of these values by 2.4. ठीक है, so इससे आपका जो रेशियो ऑफ मोल्स था वो सिंपल रेशियो में आ जाएगा. दैट सिंपल रेशियो इन दिस केस कम्स आउट टू बी 2, 1.5 एंड 1. नाउ टिपिकली इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं पर होल नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं इन दिस सिंपल रेशियो इटसेल्फ. बट लेट्स से इफ द होल नंबर्स आरंट क्रिएटेड इन दिस रेशियो, देन समटाइम्स एडिशनल कॉलम इज एडेड जहां पर you convert these simple ratio into simple like whole numbers. So what you will do is you will simply just multiply each of them by 2, ताकि 1.5 जो है ये डेसिमल नहीं रहे, ये भी एक होल नंबर के फॉर्म में आ जाए. सो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. सो दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, which gives you the empirical formula. The empirical formula comes out to be C4H3O2. ठीक है, once you get that, then molecular formula अगर आपको निकालना है तो वो इसका कुछ n times ही होगा, and that n can be figured out based upon the data of the molecular weight. ठीक है, ये समझ में आया कैसे करा गया क्वेश्चन? Sir. हाँ. So in this method, if we use the approximation in the beginning, then it might give us wrong whole numbers, right?
या मतलब ये थोड़ा सेंसिटिव होता है इन द सेंस दैट इफ यू टेक सम अप्रोक्सीमेशंस ओवर हियर, देन यहाँ पर जो ये रिलेटिव रेशियो आएगा, ठीक है, या जो सिंपल रेशियो आप निकालने की कोशिश करोगी वो इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, या तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा सो एज टू कम अप विद अ लॉजिकल आंसर. No, sir. So actually, I took 57.82 as 60, and then I got C5, but I wasn't sure. मनी मतलब देखो, आप अगर लाइक इसको 60 इसको 40 कर दोगे तो हाइड्रोजन गायब ही कर दिया ना आपने. लाइक तो Yes, इसमें sir. अप्रोक्सीमेशंस थोड़े सेंसिटिवली लिए जाने पड़ते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट द कैलकुलेशंस इज नॉट दैट गुड. So in the first method, if we have not been given the vapor density, then how will be calculated using the first method? हाँ, तो उसमें कैसा होगा ना, व्हाट यू विल गेट इज द रेशियो ऑफ, लाइक ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं बन पाएगी, ठीक है. तो आपके सामने क्या हो जाएगा, यू विल गेट 3 वेरिएबल and 2 equation, right? So you will not be able to solve the unique value of x, unique value of y, or unique value of z. What you will be able to get is a relative ratio. Like आपको मिल जाएगा x upon x in terms of z या y in terms of z, ऐसा आप निकाल पाओगे, ठीक है, बट नॉट अ यूनिक वैल्यू. और फिर वैसा अगर आपका आ जाएगा, मान लो x का वैल्यू आ गया कुछ p टाइम्स z और y का वैल्यू आ गया कुछ q टाइम्स z, तो आप इसको पुट कर दोगे, कार्बन x h y o z, इसमें आप कार्बन की जगह क्या डाल दोगे, p टाइम्स z, हाइड्रोजन की जगह क्या डाल दोगे, y की जगह डाल दोगे q टाइम्स z, और ऑक्सीजन की जगह z, फिर z को कट कर दोगे, तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CpHqO1. दैट विल बी योर एम्पेरिकल फॉर्मूला. Got it, sir. ठीक है. So, हाँ, sir, can you just explain what you are doing in this first method? Meaning, I understood it in the previous question, but in this one, I'm not following it that much. आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, तो मैंने अज्यूम कर लिया ना, लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी CxHyOz, and I have to Yes. solve for x, y, and z. Hmm. Right now, how am I solving for x, y, z? I am using the data that is given in the question to create equations. I use the molecular weight ka data, I created one equation. I use the percentage of carbon ka data, I created another equation. I use percentage of hydrogen ka data and created another equation. इसमें Okay. कहाँ पे भटक गए, Got it. ठीक है. So this should be good enough for you to understand what do I mean by percentage composition, ठीक है, and especially percentage composition of elements in compounds, ठीक है. अब इसके ऊपर based questions मैं आपको दूंगा try करने के लिए, definitely try करना, ठीक है. Again, don't be relaxed about the homework, do try them. Saturday को we will discuss आपका atomic structure के जो बचे हुए questions हैं booklet के, any doubts or any major concerns in that. जो थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो जो HUP का बात कर रहा था वो हर्ष, तो वो भी डिस्कस करके क्लोज कर देंगे. आई विल गिव यू अ शॉर्ट स्मॉल क्विज 10 क्वेश्चंस का, ठीक है, बेस्ड अपॉन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो आप ट्राई करना, ठीक है. एंड देन इफ वी हैव टाइम तो हम लोग मोल कंसेप्ट का होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे, बट द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर द सैटरडे क्लास, ठीक है. और सर आपने लास्ट वीक ये भी बोला था कि आप ट्यूसडे आपका कोई टॉपिक बच गया था पढ़ाना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो आप ट्यूसडे को कराते, पर फिर आपने मोल कंसेप्ट चालू कर दिया था. राइट, वो वाला टॉपिक क्या है, अब मैं सीधे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में पिक कर लूंगा. जो शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में रहेगा, तो मैं उसको पढ़ाते वक्त आई विल कीप दैट इन रेफरेंस. ओके सर. Sir, हाँ, sir, I had a doubt in previous sum, the Na2SO4 XH2. हाँ बोलो. सर उसमें आपने ब्रैकेट में 18x लिखा और ऊपर भी, तो वो कैंसिल, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट भी हो सकता है ना. मतलब सर ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में नीचे 18x लिखा है और ऊपर भी 18x, तो वो दोनों अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा. कौन, किसने डाउट पूछा ये? सर मी.
यार I don't know, like to feel proud or to feel happy. तो थोड़ा समझ नहीं आया इसीलिए। अरे थोड़ा क्या नहीं समझ में आया, लाइक a अपॉन b प्लस a होता है तो a कैंसिल आउट हो जाता है क्या? कहाँ सीखा तुमने ये? मतलब कहाँ पे पढ़ते हैं? अपने स्कूल का नाम बता दो, मतलब मैं फिर लाइक इंश्योर करूंगा फ्यूचर में सेम अपने सर। अपने बच्चों को स्कूल में कभी नहीं डालूं। ऐसा करते हैं क्या? नो सर। एनी अदर क्वेश्चन? Oh, yes, I had a question in the question you had given us to solve, as in the homework sum for today. हाँ 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 बोलो। So in this, I did it by, I found the number of moles. So basically, I found n mix by, so I got it as 2. Then after that, I found the number of atoms. So I multiplied it by Na. And then after that, I took it as, I don't know if it's right or no, but can we like add CH4 and C2H6? So we'll get it as there are 3 carbon atoms in all, and totally there are like 13 atoms. नहीं 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 Because I did it in that way, that's why I was getting the answer 6 by 13 Na. नहीं 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 आपने मतलब I have simply asked you how many carbon atoms are there, right? Hmm. Now methane contains 1 carbon atom per molecule, right? So once you Yeah. calculate the moles of methane and molecules of methane, you multiply that by 1 to get the carbon atoms from it. Yes, I understood your method, but I had done it in this way, so I just wanted to confirm why it was wrong. Because you are assuming that in both these like compounds the ratio of carbon to hydrogen is same. यहाँ पे 1:4 है, यहाँ पे 1:3 है. Yes, sir. Okay. So can I also ask just 2 doubts, please? हाँ हाँ फटाफट पूछो. सर वो जो Na2SO4 वाला क्वेश्चन था उसमें आपने अज्यूम किया कि वो 56% सारा वाटर चला गया ना उसमें, हाँ मतलब ओके. एंड सर जस्ट एक मोल मॉलिक्यूल में मेरे को डाउट था, व्हेन वी से सपोज CO2 का मॉलिक्यूलर वेट इज 44 AMU, so हाँ. that is for 1 molecule of CO2, right? Right. So the weight of 1 molecule of CO2 will be 44 AMU, or 44 into 1.67 into 10 की power minus 24 grams. और सर weight of 1 mole of CO2 will be just 44 grams, correct? Correct. Okay, thank you. ठीक है. Any other question? ठीक है, चलो फिर आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं. आई विल सेंड अक्रॉस द होमवर्क, डू ट्राई इट. ठीक है, टाइमली मैनर में. Bye, sir. Thank you. ऑल राइट.